नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। स्ट्रॉ रीपर मशीन किसानों के लिए है उपयोगी। पशुओं को गर्मी से बचाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। कई किसान गेहूं की कटाई गहाई का कार्य कॉम्बाइन हार्वेस्टर से करवाते हैं, जिससे किसानों के सामने भूसा की समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए स्ट्रॉ रीपर मशीन उपयोगी है, जिसके प्रयोग से किसानों को भूसा उपलब्ध हो जाता है। तो स्ट्रॉ रीपर यंत्र किस तरह कार्य करता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, वर्तमान में मशीनीकरण का एक इस वक्त समय चल रहा है और जब हम कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं और मशीन के द्वारा जब कटाई करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर से कटाई होती है। और किसानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है भूसे की जो समस्या है। इसके कारण ही हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए विशेष रूप से भूसे की कमी होती जा रही है। और अगर जब खेत में बहुत ज़्यादा जो हमारा नरवई जिसे कहते हैं या खेत में जो एक्स्ट्रा बचता है, इसके कारण खेतों में लोग किसान भाई जो हमारे वो उसको जला देते हैं, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या आ रही है। और जो हमारे सबसे आवश्यक जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। साथ ही साथ हमारा जो उपजाऊ जो हमारा एक्स्ट्रा होता है या जो हमारा भूसा होता है, इसका जलाने के कारण नष्ट कर दिया जाता है और हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। किसान भाइयों, स्ट्रॉ रीपर एक ऐसा यंत्र है जो कि कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा काटी गई फसल के बचे हुए अवशेषों को भूसे में बदल देता है। इसलिए ये यंत्र किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये यंत्र किस तरह से कार्य करता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि इस भूसे का हम सही एवं उचित उपयोग करें और इसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा रीपर है, जिसके माध्यम से हम भूसा तैयार करने की जो मशीन है, इस मशीन का उपयोग करके हम भूसा को निकाल सकते हैं। और भूसा को निकालने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करें और इसको उपयोग करते समय कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रैक्टर है उसमें जब लगाते हैं और लगाने के बाद जब आप उसको चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी स्पीड लगभग 20 से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि खेत में किसी प्रकार के पत्थर हैं, किसी प्रकार के कंकड़ हैं या किसी प्रकार के कुछ ऐसी ऊंची नीची ज़मीन है, तो उन स्थानों पर आप इन रीपर का उपयोग ना करें, नहीं तो इसकी जो ब्लेड होती हैं उनको टूटने की संभावना अधिक होती है। किसान भाई, इन सब बातों के साथ कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब भी हम एक्स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग करते हैं तो इसके साथ में एक और ट्राली जो जुड़ी होती है, जिसमें हमें पूरा भूसा जो है तैयार होता है। और भूसा तैयार होने के बाद इस ट्राली में जो कि पूरी पैक होती है और एक स्थान से इसके अंदर भूसा एकत्र होता रहता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी हम उपयोग कर रहे हैं तो इस जो हमारी ट्राली है इसको पूरी तरीके से पैक होना चाहिए। और हमारी रीपर मशीन और इसके बीच में जो भी हमारे संयोजन हैं, जो भी हम जोड़ते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई ढीलापन ना हो, अच्छी तरीके से पैक हो, ताकि कहीं से भूसा उड़े ना। और नहीं भूसा आपका उड़ेगा तो खेतों में फैलेगा और आपको नुकसान होगा। और जो आप उपयोग करना चाह रहे हैं या जिसका लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से क्षति होगी। किसान भाइयों, ये काफी महंगा कृषि यंत्र है, इसलिए किसान इसे समूह बनाकर खरीद सकते हैं और ये यंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। इसके लिए जरूरी है कि ठीक ढंग से इसका रखरखाव किया जाए। तो आइए जानते हैं इस बारे में। इसके साथ ही कुछ खास बातें हैं, जैसे ट्रैक्टर का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें आप हर समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। तो उसकी जो ब्लेड हैं उनमें धार होना चाहिए और धार करने के बाद ही उनका उपयोग करें, ताकि उसकी जो क्षमता है या इफ़िशियंसी जो होती है मशीन की वो बरकरार रहे और उसकी कम ना हो। इस तरीके से कुछ खास बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए और मशीन का सही समायोजन करके हम अगर भूसा का तैयार करते हैं खेतों से, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से लाभ भी होगा और आप इसका सही आने वाले समय में उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम खरीदने की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो एक्स्ट्रा रीपर है या भूसा बनाने की जो मशीन है 3 लाख के लगभग
इसकी कीमत बाज़ार में है और इसको जब खरीदना होता है तो इसको भारत सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्राप्त है। हमारे सरकारी कृषि विभाग हैं जो कृषि अभियांत्रिकी के, इन विभागों से संपर्क करके और जो अनुदान है उनकी जानकारी प्राप्त करके इन मशीनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त आमदनी के रूप में कर सकते हैं। अन्य किसानों को किराए पे दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं और एक अतिरिक्त आप जो लाभ इस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई, अगर आप इस मशीन का उपयोग करते हैं तो सबसे पहली बात आपको भूसा प्राप्त होगा। दूसरी बात, जो इसमें खेतों में जो समस्याएं आती हैं उससे निजात मिलेगी और नरवाई जलाने की जो समस्या आज सबसे ज़्यादा है, तो आप नरवाई ना जला के भूसा का तैयार करें और खेतों को फिर इसके बाद तैयार करें तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से फ़ायदा भी होगा। आपकी जो भूमि है वो भी उपजाऊ बनी रहेगी और वातावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा और आर्थिक रूप से आपको कहीं ना कहीं इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन तभी संभव है जब इनका प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। क्योंकि इस समय अपने राज्य में गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पशुओं को गर्मी से बचाव के उपाय करना जरूरी है। तो गर्मी में कैसे बचाएं गाय भैंसों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वर्मा। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है ग्रीष्मकालीन मौसम में हम पशुओं का प्रबंधन किस तरह से करें। बहुत सारी समस्याएं जब मौसम बदलता है उस समय देखने को मिलती हैं, इसलिए ये भी आवश्यक हो जाता है कि किसान भाइयों के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि गर्मियों के सीज़न में अपने पशुओं का प्रबंधन कैसे करें, उनसे ज़्यादा उत्पादन कैसे ले पाएंगे और वो कम से कम बीमार पड़े ताकि उनके इलाज पर किसान भाइयों को ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। ग्रीष्मकालीन के सीज़न में तापमान ज़्यादा होने की वजह से पशु की जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी मात्रा में अपने तापमान को बैलेंस करने में खर्च हो जाती है। इस वजह से पशु के दूध उत्पादन पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.8 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। पशु के दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट दर्ज की जाती है। दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में भी कमी आ जाती है। सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि पशुओं के लिए जो हम बाड़ा तैयार करते हैं, जहाँ पर उनको बांध के रखते हैं, वो छायादार स्थान होना चाहिए। वहाँ पर डायरेक्ट हवा उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि उनका बाड़ा पेड़ों के छाया के नीचे बनाया गया है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी स्थिति में उनके शरीर के तापमान को मेंटेन करने में आसानी होती है और पशु में जो गर्मी की वजह से जैसे कि हीट स्ट्रोक की समस्या कई बार आ जाती है, तो उन समस्याओं से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। दूसरा एक प्रबंधन का पॉइंट ये आता है कि पशुओं को हम बार बार दिन में लगभग 3 से 4 बार ठंडा पानी उनको पिलाएं और 2 से 3 बार उनको नहलाना चाहिए। ये भी पशुओं के शारीरिक तापमान को मेंटेन करने में और उनके शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएँ होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में प्रबंधन की बात आती है कि गर्मी में प्रबंधन में क्या बदलाव होने चाहिए। गर्मियों के प्रबंधन में पशु के शरीर का तापमान हमें मेंटेन करना है, तो उसके शरीर के अंदर एक तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ये तो आप डायरेक्ट उसको पानी पिला सकते हैं और उसके अलावा जो आप आहार खिलाते हैं, पशु को हरा चारा खिलाते हैं, उसमें भी हरे चारे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। विशेष तौर से ग्रीष्मकालीन सीज़न में बाजरा उपलब्ध होता है या नेपियर बाजरा उपलब्ध होता है। बहुत सारे किसान भाई अजोला का भी उत्पादन करते हैं जो अपने पशुओं को खिलाते हैं। यदि इन हरे चारों की मात्रा पशु के आहार में ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो पशु के शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी और उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक की समस्या आती है उससे पशु पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और जितना भी अधिकतम उत्पादन करने की उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों में पशुओं को स्वस्थ रखने एवं उनके उत्पादन स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।
गाय भैंसों को ताप घात से बचाने के लिए पशुपालकों को कुछ जरूरी उपायों को अपनाना चाहिए ताकि पशुओं को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। पशुओं को दिन के समय तेज धूप से बचाएं, उन्हें तेज धूप में चराने न ले जाएं। पशुओं को बांधने के लिए छायादार और हवादार स्थान का ही चयन करें। पशुओं को ताज़ा एवं स्वच्छ पानी दिन में कई बार पिलाएं। पशुओं को हरा चारा और खनिज मिश्रण खिलाएं। पशुओं के आवास में खिड़कियों और दरवाजों पर टाट या जूट के पर्दे लगाएं। यदि संभव हो तो डेयरी शेड में दिन के समय कूलर, पंखे आदि का इस्तेमाल करें। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। अधिक गर्मी की स्थिति में पशुओं के शरीर पर पानी का छिड़काव करें। यदि पशुओं में असामान्य लक्षण नजर आते हैं तो नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर पशु का इलाज करवाएं। इसी तरह से पशुओं के नवजातों का भी हमें गर्मियों में विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी हमें खुले वातावरण में नहीं रखना चाहिए, हमें छायादार स्थानों पर ही रखना चाहिए। और छोटे जो नवजात होते हैं जो हरा चारा खाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें भी हरा चारा हमें उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उनके अंदर भी विकास हो रहा होता है। और गर्मियों की सीज़न में विशेष तौर से नवजातों में हीट स्ट्रोक की समस्या ज़्यादा आती है, तो इसकी वजह से उन्हें भी हमें फ्रिक्वेंटली 3 से 4 बार पानी उपलब्ध करवाना चाहिए और उन्हें भी 2 से 3 बार हमें नहलाना चाहिए ताकि उनके भी शरीर का तापमान मेंटेन रहे और इस ग्रीष्मकालीन जो आघात होता है इससे हमारे पशु सुरक्षित रह सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तुरई की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय फलत की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे चलकर भरपूर उत्पादन मिल सके। तो आप इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे से। आज गिल की खेती में की जाने वाली कार्यमाला के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, गिल की गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सिंचाई आप 5 से 6 दिन के अंतराल पे गर्मियों में करते रहे। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। इसमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा तथा पानी की बचत होगी और आप इसमें फर्टिगेशन भी आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद में बात आती है कि आप खरपतवार नियंत्रण भी एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है तथा इसे करना बहुत आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि जो अनवांटेड पौधे होते हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको यदि निदाई गुड़ाई या खुरपी की सहायता से यदि निकाल दिया जाए तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, आप इसे 2 से 3 बार में थाले के आसपास में गुड़ाई कर सकते हैं तथा इस पे अवांछनीय पौधों को निकाल दें। किसान भाइयों, तोरई की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में घुलनशील उर्वरक NPK 19:19:19 का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे तोरई के गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके बाद में फिर महत्वपूर्ण पहलू आता है कीट एवं रोग। किसान भाई, इसमें प्रमुख कीटों में आते हैं जैसे फल मक्खी जब फूल की अवस्था में फूलों के ऊपर बैठती है तथा ये अंडे देती है। इसके बाद में मैगट फलों के अंदर पहुंच जाता है और इसे सड़ाने लगता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप मेलाथियान या साइपरमेथ्रिन दवा का छिड़काव 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद में यदि आप देखते हैं कि फल मक्खी के अलावा आप लाल भ्रग, जिसे कि कद्दू का
लाल बीटल भी कह सकते हैं। यह काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसके कारण पत्तियों पर छेद बन जाते हैं तथा पत्तियां छिद्री हो जाती है। ये इसमें सिर्फ ये कीड़ा इतना हानि पहुंचाता है कि पत्तियों की जो नसें होती है वही दिखाई देती है तथा काफ़ी भाग ये क्लोरोफिल वगैरह खा चुका होता है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपाइरिफास दवा का छिड़काव 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। तुरई की फसल को पीला मोजेक विषाणु रोग द्वारा अधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें तथा सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा तोरई की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले भभूतिया रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके बाद में पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, जिसे चूर्णी लासिता भी बोलते हैं। इसके कारण पत्तियों पर सफ़ेद रंग के पाउडर जैसा चूर्ण बन जाता है, जिससे कि पत्तियां बाद में पीली पड़ के गिरने लगती है तथा उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके लिए आप जिसे लिक्विड सल्फर बोलते हैं, इसका 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में यदि छिड़काव करते तो इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में आता है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज के कारण फल सड़ने लगते हैं तथा काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी के कारण पहले छोटे छोटे धब्बे बनते हैं पत्तियों पे तथा फलों पे, बाद में ये सड़न पैदा कर देते हैं। किसान भाई, इसके लिए कार्बेंडाइजिन प्लस मैनकोजेब या मैनकोजेब अकेला ये लेके आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करें तथा इसमें यह ध्यान रखें कि आप 7 दिन के बाद में दूसरा छिड़काव फिर करें। इस प्रकार से 3 से 4 यदि छिड़काव आप करते हैं तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। किसान भाई, इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि गिल की खेती की जाती है तो आप अपने खेत से अच्छा बम्पर पैदावार के साथ में अच्छा मुनाफा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बाखेल, जिला उदयपुर के किसान नरेंद्र सिंह ने। आप हल्दी की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो नरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हल्दी हमारे लिए रामबाण है। हल्दी का प्रयोग हम प्रतिदिन भोजन में करते हैं। साथ ही साथ हल्दी में इतने औषधीय गुण हैं जिससे दवा निर्माण भी होता है तथा जो सौंदर्य प्रसाधन के जो सामग्री तैयार होते हैं उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। किसान भाइयों, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि हल्दी की खेती आप यदि मिट्टी जांच करा करके और तब आप हल्दी की रोपाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सबसे पहले भूमि चयन एवं इसकी तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। पहली जुताई हैरों तथा इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें। हल्दी का जो मुख्यतः प्रभेद है जिससे अच्छा हम उपज प्राप्त कर सकते हैं उसमें राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली, NDR ग्रुप की ये जो वैरायटी है बहुत अच्छी वैरायटी है और इनको लगाने से लगभग 400 से 450 कुंटल और बल्कि राजेंद्र सोनाली को लगाने से 500 से 550 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। हल्दी की रोपाई में सामान्यतः 20 से 25 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। जो
मुख्य बात है कि हल्दी को रोपने से पहले बीजोपचार आप अवश्य करें। जिस प्रकार मैंने मिट्टी जांच की चर्चा की है उसी प्रकार आप उसका बीजोपचार आप अवश्य करें। उसके लिए इंडोफिल M45 2.5 ग्राम प्लस बिविस्टिन 1 ग्राम दोनों का प्रति लीटर आप घोल बना लें और उसमें हल्दी के कंद को 30 मिनट तक के लिए छोड़ दें। तो उसके बाद उसको निकाल लें, निकाल करके और फिर उसकी रोपाई करें। तथा इसकी खाद एवं उर्वरकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो गोबर की खाद 10 से 15 टन जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके बाद यूरिया 200 किलोग्राम, DAP 150 किलोग्राम एवं पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। लेकिन किसी कारणवश अगर आप मिट्टी जांच नहीं करवा पा रहे हैं, वैसी परिस्थिति में आप हल्दी रोपाई से 2 सप्ताह पूर्व इसमें आप 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के दर में आप मिला करके छोड़ दें। रोपने से 1 दिन पूर्व आप जिंक सल्फेट, DAP का कहने का तात्पर्य यहाँ पर है स्फुर से, फास्फोरस और जो पोटास, इसको आप निश्चित रूप से 1 दिन पूर्व मिला दें। और इसकी रोपाई जो हम करते हैं वह पौधों से माने लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर। 30 से 35 ग्राम का जो स्वस्थ बड हो वह लेना चाहिए। उस बड में 5 से 6 कम से कम स्वस्थ कलियां हो और उसकी हम रोपाई करते हैं। यदि आप मिट्टी जांच, बीजोपचार और जो उर्वरक की मात्रा है इसको आप सही रूप से देते हैं, सिंचाई का सही से प्रबंधन आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 500 से 550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।